हे व्हाट्सअप बडीज़। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है डेंजरस वाटर। तो कहानी की शुरुआत होती है रोज़ी नाम की लड़की से, जो कि काफ़ी बुरे हालातों से गुजर कर आती है और यह कहानी वो किसी को बता रही होती है। कहानी जाती है यहाँ से फ्लैशबैक पे एक हफ्ते पहले, जब सब कुछ नॉर्मल था, जहाँ रोज़ी की माँ इल्मा घर पे खाना बना रही होती है। तभी रोज़ी काम से वापस लौट आती है, जहाँ रोज़ी अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, जहाँ रोज़ी के डैड कुछ साल पहले ही गुजर चुके हैं। इल्मा रोज़ी को याद दिलाती है कि कल मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ वीकेंड पे समुद्र पे घूमने जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें भी चलना है। रोज़ी को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो इल्मा की जिद करने के कारण चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले दिन दोनों कार पे बैठकर निकलने ही वाले थे, तभी रोज़ी अपनी माँ से कहती है कि डेरिक को आपसे मिले 2 ही महीना हुआ है, हम उस पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हैं। इमा कहती है डेरिक एक अच्छा इंसान है, जिस दिन तुम उससे मिलोगी तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। इल्मा कार लेकर पोर्ट पे पहुंच जाती है, जहां रोज़ी कुछ देर के लिए गाड़ी पे बैठती है तो इल्मा डेरिक से मिलती है और डेरिक एक काफ़ी रईस आदमी था। एल्मा वापस अपने कार पे आती है और सामान को निकालने लगती है। तभी एक आदमी एल्मा की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्मा कहती है मैं ये अकेले कर लूँगी। एल्मा अपनी बेटी के साथ डेरेक के बोट पे जाती है, जहाँ रोज़ी डेरेक से पूछती है यह बोट पे एनालिसा क्यों लिखा हुआ है। डेरेक बताता है यह बोट मैंने सेकेंड हैंड बाई करी थी और मैंने अभी तक नाम चेंज नहीं करवाया। रोज़ी को डेरेक की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती है, उसे डेरेक पे अभी भी डाउट है, लेकिन डेरेक बातों से एक अच्छा इंसान लग रहा था। अब ये लोग अपने समुद्र के सफ़र पे निकल जाते हैं, जहाँ रोज़ी के मोबाइल पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई डेरेक जैसा आदमी टाइम पास के लिए नहीं था। और आज इल्मा का बर्थडे भी था, तो रोज़ी ने उसके लिए केक बनाया था। केक काटने के बाद डेरेक एल्मा को एक शर्ट और रोज़ी को एक चाकू गिफ्ट करता है, जिसे वो सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकती है। रोज़ी भी यहाँ पे काफ़ी खुश होती है और उसके दिल पे डेरेक के लिए नफरत धीरे धीरे करके कम हो रही थी। तभी एल्मा जब मोबाइल से वीडियो शूट कर रही होती है, उसका पैर फिसलता है और वो पानी पे गिर जाती है। डेरेक तुरंत बोट को रोकता है और रोज़ी से कहता है जाकर ब्लैंकेट लेकर आओ। रोज़ी अंदर ब्लैंकेट लेने के लिए जाती है और वो जैसे ही ड्रॉवर खोलती है उस पर गन थी। उसे ये काफ़ी अजीब लगता है। ब्लैंकेट मिलते ही रोज़ी अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ एल्मा रोज़ी से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारा मोबाइल समुद्र पे गिरा दिया। रोज़ी कहती है कोई बात नहीं, आप ठीक होना। तभी ये देखते हैं इनके और एक तूफान बढ़ रही है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। डेरेक कहता है यह नॉर्मल बात है, यह तूफान साइड से चला जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, सभी लोग सुरक्षित उस तूफान से बहुत दूर आ चुके थे। एल्मा अपनी बेटी से कहती है मुझे माफ़ कर देना, तुमको मैं एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाई। रोज़ी को अपनी माँ से कोई भी शिकायत नहीं थी। तभी वहाँ डेरेक आ जाता है। रोज़ी उसे शिप में रखे गन्स के बारे पे पूछती है। डेरेक कहता है वो उसके सेल्फ डिफेंस के लिए है। दरअसल डेरेक पहले एक पुलिस ऑफिसर रह चुका था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी है और वो अभी प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्ट है, यानी लाजमी सी बात है उसके पास हथियार रहेगा। रोज़ी को गन्स पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए डेरेक उसे गन चलाना सिखाता है, जहाँ रोज़ी काफ़ी जल्दी गन चलाना सीख रही थी। डेरेक उसकी काफ़ी तारीफ करता है। एल्मा बताती है कि रोज़ी के डैड मिलिट्री पे थे, शायद यही रीज़न है कि वो गन चलाना बहुत जल्दी सीख रही है। धीरे धीरे करके रोज़ी डेरेक पे भरोसा करने लग गई थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। रोज़ी की जब आँख खुलती है, उसे बाहर से आवाज़ें आती है। रोज़ी जब झांक कर देखती है तो मालूम पड़ता है कि बाहर एक और बोट आई है, जिसमें बहुत सारे लोग थे और सभी के पास हथियार थे और वो लोग दोनों को धमकी दे रहे थे। रोज़ी ये सारी चीजें छुप छुप कर देख रही होती है। वो लोग डेरेक से कुछ पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है, तो वो पहले एल्मा को मारते हैं। एल्मा रोज़ी को देखती है और उसे छुप जाने के लिए कहती है। रोज़ी अंदर जाकर गन उठाती है और बाहर की ओर आती वो लोग दोनों को गोली मार देते हैं। रोज़ी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो गन लेकर एक रूम के कोने पे छिप जाती है। वो लोग अंदर आकर कुछ ढूंढते हैं, लेकिन रोज़ी की किस्मत अच्छी होती है, वो उसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन जाते जाते वो बोट पे आग लगा देते हैं। रोज़ी रूम से बाहर आकर आग को बुझाने लगती है। तभी उसकी नजर एल्मा पे जाती है। वो अपनी माँ की डेड बॉडी देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है। रोज़ी को पूरी रात नींद नहीं आती है। वो जब सुबह उठती है तो देखती है इंजन का कंट्रोल पूरी तरह से जल चुका है और उसे बोट के बारे पे कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो रेडियो ढूंढने लगती है, लेकिन वो भी जल चुका था। रोज़ी को कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच में थी। तभी उसकी नजर रस्सी पे जाती है, जिसपे डेरेक बंधा हुआ था, जो कि जख्मी था, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। रोज़ी डेरेक को बोट पे खींचती है, जहाँ रोज़ी डेरेक से बार बार पूछती है कि वो लोग कौन थे। डेरेक कहता है मुझे नहीं मालूम। रोज़ी कहती है मुझे आगे क्या करना चाहिए। डेरेक समझाता है जिप को लगाओ, जिससे हवा की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। अब
अब अगले दिन रोजी डेरेक के गांव पे मलहम पट्टी करने लगती है, लेकिन रोजी को अभी भी डेरेक के ऊपर भरोसा नहीं था। वो डेरेक को बैग चेक करती है, जहाँ से उसे कुछ तस्वीरें मिलती है, जहाँ डेरेक की उन आदमियों के साथ फोटो थी जिसने उसके माँ को मारा था, यानी डेरेक उनके साथ मिला हुआ है। जहाँ रोजी को यह भी मालूम पड़ता है कि डेरेक की वाइफ का नाम एनालिसिया है, यानी शुरू से ही डेरेक झूठ बोल रहा था। रोजी जाकर डेरेक के हाथ को रस्सी से बांधने लगती है और यह उसके पास अच्छा मौका था। वो जब कुछ देर बाद वापस डेरेक के पास जाती है, वो अपनी जगह पे नहीं था। रोजी चाकू लेकर डेरेक को ढूंढने लगती है, जहाँ रोजी को डेरेक नीचे मिलता है। रोजी डेरेक से कहती है, मैंने वो तस्वीर देखी है, तुम्हारी उन लोगों के साथ तस्वीर थी। कौन थे वो लोग? डेरेक कहता है, तुम जितना कम जानोगी वो तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। डेरेक को रोजी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, ना ही उसे एल्मा की मौत का गम था। डेरेक रोजी को अपनी बातों पे उलझाता है और वो इंजन ठीक करने के लिए रोजी की मदद लेता है, क्योंकि उसके एक हाथ पे गोली लगी हुई थी। रोजी के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, क्योंकि डेरेक ही उसकी समुद्र से बाहर निकलने पे मदद कर सकता था, लेकिन वो इंजन पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। एल्मा की लाश अभी भी बोट पे पड़ी हुई थी। रोजी एल्मा को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए वो अपनी माँ की लॉकेट उतारकर खुद पहन लेती है। डेरेक कहता है, यह लॉकेट मैंने ही एल्मा को दिया था, लेकिन रोजी को मालूम है कि यह लॉकेट उसकी माँ के पास 1 साल से थी और डेरेक 2 महीने पहले ही मिला था, यानी डेरेक अभी भी झूठ बोल रहा था। अब अगले दिन बोट जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, डेरेक गुस्से में कैबिन पे आता है और चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने जब नक्शे को देखा तो समुद्र की उल्टी दिशा की ओर वो जा रहे थे। क्योंकि उनका बोट का इंजन खराब हो चुका था, इसलिए वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते थे। रोजी डेरेक को गुस्से पे देखकर अपने रूम पे भागती है और सामने गन लेकर खड़ी हो जाती है। कुछ घंटे बाद रोजी जब बाहर निकलती है, जहाँ डेरेक हताश होकर बैठा हुआ था, रोजी चारों तरफ देखती है, तभी उसे सामने एक आइलैंड नजर आता है। रोजी बोट को आइलैंड की ओर मोड़ देती है। अब ये लोग बोट लेकर आइलैंड के किनारे तो नहीं जा सकते थे, इसलिए वो बोट से एक क्राफ्ट निकालते हैं। डेरेक का एक हाथ जख्मी था, वो क्राफ्ट नहीं चला सकता था, इसलिए मजबूरन रोजी को जाना पड़ता है। रोजी को डेरेक पे भरोसा नहीं था। क्राफ्ट चलाते चलाते गलती से रोजी पानी पे गिर जाती है। डेरेक रोजी को लाइफ जैकेट ऑन करने के लिए कहता है, लेकिन रोजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो पानी पे डूबने लगती है। डेरेक भी पानी पे कूद जाता है और वो रोजी को पकड़कर किसी तरह से किनारे पे लेकर जाता है और रोजी को CPR देकर उसे नॉर्मल कर देता है। रोजी को जब होश आता है, वो आइलैंड की जंगल पे जाती है, जहाँ डेरेक ने पीने के लिए पानी खोज लिया था। वो रोजी को भी पानी पीने के लिए कहता है। रोजी डेरेक से कहती है, हमें वापस बोट पे चलना चाहिए, इस आइलैंड पे कुछ भी नहीं है। डेरेक कहता है, आज हमें यहीं पे रहना होगा क्योंकि रात हो चुकी है। अब रोजी क्राफ्ट में सो जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो डेरेक से जाकर बात करने लगती है, जिसने बाहर आग लगाई होती है, जहाँ डेरेक रोजी को सारी सच्चाई बता देता है। डेरेक कहता है, मैं 10 साल से ईमानदारी से पुलिस में काम कर रहा था, लेकिन मेरे साथ जो लोग भी थे वो बेईमानी से काम करके अच्छा पैसा कमा रहे थे और अच्छी जिंदगी जी रहे थे। मेरी बीबी ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे नकारा समझती थी। फिर मैंने बुराई की दुनिया पे कदम रखा और बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया। फिर मुझे समझ में आ गया कि सारी तकलीफ तो अच्छे इंसान बनने पे थी। मैं जिस आदमी के लिए काम करता हूँ वो बहुत ही खतरनाक और गिरा हुआ आदमी है, और उसी आदमी के मैंने पैसे भी चुरा लिए थे और वो लड़कियों की स्मगलिंग भी करता है। मैं तुम्हारी माँ से प्यार वार नहीं करता था, वो बस मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने उसके साथ टाइम पास करने का फैसला किया। वो जिंदा नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो मेरे पास। और वो लोग जो बोट पे आए थे वो अपना पैसा लेने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया, जिसके कारण वो लोगों ने तुम्हारी माँ को मार दिया। रोजी गुस्से में गन डेरेक के ऊपर तान देती है। डेरेक हंसने लगता है। रोजी ट्रिगर दबाती है, लेकिन गन पे गोली नहीं थी। डेरेक उस पे झपट्टा मारता है और बंदूक छीन लेता है और कहता है, तुम बहुत कुछ जान गई हो, तुम्हें अब मरना होगा। रोजी जंगल पे भाग जाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। रोजी जब क्राफ्ट की ओर भागती है, डेरेक उसके ऊपर शूट करता है, जिससे एक गोली रोजी के पैर में लग जाती है। डेरेक भी तभी पहाड़ से नीचे गिर जाता है। वो मरता तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक जख्मी हो जाता है। तभी रोजी को डेरेक के बैग में ट्रांसपोंडर मिलता है। रोजी उसे चालू करने के लिए कहती है, लेकिन डेरेक कहता है, मुझे भी बोट में ले चलो। डेरेक को जख्मी हालत में छोड़कर रोजी वापस बोट में आ जाती है, क्योंकि उसे डेरेक पे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रोजी जब रात पे सोई होती है, तभी वो देखती है बोट पे पानी भरना शुरू हो जाता है। रोजी अपनी माँ की डेड बॉडी लेकर क्राफ्ट में जाने लगती है, लेकिन रोजी के हाथ से उसकी माँ की डेड बॉडी फिसल जाती है और वो समुद्र पे चली जाती है।
रोजी रोने लगती है। अब इसी तरह 2 दिन समुद्र पे बीत जाते हैं, जहाँ रोजी को सामने एक शिप दिखती है। वो दोनों फ्लेयर चला देती है, लेकिन शायद रोशनी होने के कारण वो शिप वाले उस फ्लेयर को देख नहीं पाते। लेकिन वही शिप रात में रोजी को लेने के लिए आते हैं। रोजी जब शिप में जाती है उसे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि सभी लोगों के पास गन थी। रोजी को खाना खिलाया जाता है। तभी एक लड़की नशे की हालत में वहाँ पे आती है। रोजी एक आदमी से कहती है मुझे शावर लेना है। वो आदमी उसे रूम दिखाता है। रोजी समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जिसके बारे में डेरेक ने उसे बताया था, यानी इन्हीं लोगों ने रोजी के माँ को मारा था, क्योंकि पूरे शिप में लड़कियों नशे की हालत में घूम रही थी। रोजी भी फुल तैयार होकर कैप्टन के रूम पे जाती है और उसे अपने बातों पे उलझाती है, और मौका मिलते ही वो कैप्टन को मार देती है और वो गन उठाकर बाकी के सभी लोगों को एक एक करके मार देती है। तभी उस शिप की एक लड़की रोजी को बताती है कि इस शिप में और भी लड़कियां हैं जिसे किडनैप करके रखा गया है। रोजी जाकर उस गेट को खोलती है जहाँ पे बहुत सी लड़कियां कैद करके रखी गई थी। रोजी उनको बाहर निकालती तभी एक आदमी रोजी के सिर पे गन तान देता है, लेकिन रोजी उसे मार देती है। रोजी को लगता है सभी लोग शिप में मारे गए। तभी सामने डेरेक आ जाता है। रोजी पूछती है तुम जिंदा कैसे बच गए। डेरेक कहता है मैंने कैप्टन के साथ तुम्हारी डील की है। रोजी कहती है मैंने तो कैप्टन को मार दिया। डेरेक रोजी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। डेरेक जब उसे मारने जाता है रोजी वहाँ पे नहीं थी। डेरेक रोजी के खून का पीछा करते करते बेसमेंट के रूम पे चला जाता है, जहाँ रोजी डेरेक के मुंह पे गैस का स्प्रे कर देती है और मौका मिलते ही वो डेरेक को मार देती है। अब अगले दिन रोजी सभी लड़कियों को लेकर वापस बंदरगाह चली जाती है, जहाँ वो ये कहानी पूरे पुलिस वालों को बता रही होती है और रोने लगती है और कहती है मेरा अब इस दुनिया पे कोई भी नहीं है। पुलिस वाले रोजी से कहते हैं यह ज़िंदगी तुमने खुद ही जीती है, और इसी के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।